सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। मैं प्रतिभा दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। आज का हमारा विषय है उपसर्ग। आज हम इस वीडियो में उपसर्ग के विषय में अध्ययन करेंगे। तो उपसर्ग क्या होते हैं आपको निश्चित रूप से पता होगा। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के या पद के पूर्व में जुड़कर उसके आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब संस्कृत में प्र, परा इत्यादि 22 निपातों का या अव्ययों का इस तरह से विधान किया गया है कि अगर प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये 22 प्रादि जब किसी क्रिया के साथ योग करते हैं, किसी क्रिया के साथ मिलते हैं, अर्थात किसी धातु के साथ मिलते हैं, तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। इसका विधायक सूत्र है उपसर्गा क्रिया योगे, कि ये प्रादि जब क्रिया के साथ योग होता है इन प्रादि का, तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। अन्यथा ये निपात होकर अव्यय कहलाते हैं। तो जब इनका किसी क्रिया के से जब जैसे प्र है, तो अगर प्र का किसी क्रिया के साथ प्रहार ह्री क्रिया के साथ इसका योग हो जाएगा तो ही ये उपसर्ग कहलाएंगे। इन उपसर्गों की गति संज्ञा भी होती है। यहाँ पर आपने गति संज्ञा के संबंध में भी ये सूत्र पढ़ा होगा, ये विधान पढ़ा होगा कि गतिश्च एक सूत्र आता है जो ये कहता है कि प्रादि जो हैं, ये प्र, परा इत्यादि जो 22 उपसर्ग हैं, इनकी गति संज्ञा भी होती है। इनको गति संज्ञक भी कहा जाता है। तो अगर कई बार प्रश्न परीक्षा में इस तरह से देखा गया है कि जैसे आपको दे दिया जाए परा, अब परा क्या नहीं है, तो इसमें आपको पूछा जाएगा अव्यय नहीं है, उपसर्ग नहीं है, गति नहीं है, या फिर कोई एक और ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो परा जब किसी क्रिया के साथ उसका योग नहीं होता तब वो अव्यय होगा, जब क्रिया के साथ उसका योग हो जाएगा तो वो उपसर्ग होगा, और जब वो उपसर्ग होगा तो उसकी गति संज्ञा भी होगी। तो ये आप याद रखिए। और ये 22 उपसर्ग जो हैं, इनको आप टुकड़ों में 4-4 के 3-3 के जोड़े बनाकर क्रम से इनको याद कर लीजिए, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। परीक्षा में कई बार बहुत सीधे और सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी अपनी दृष्टि को संकुचित कर लेता है। अगर थोड़ा सा दिमाग को खोल कर रखा जाए और अगर स्मार्ट स्टडी की जाए तो परीक्षा में आधे प्रश्न तो ऐसे आते हैं जिनका आप सामान्य बुद्धि से उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको सटीक उत्तर नहीं पता फिर भी आप एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि जैसे देखिए कई बार इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि कोई शब्द आपको दे दिया गया और उसमें पूछा गया निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग में आपको 1-2 ऑप्शन तो इस तरह के मिलेंगे जो संस्कृत में उपसर्ग होते ही नहीं, तो वो ऑप्शन तो स्वतः ही बाहर हो जाते हैं। जैसे परि करोति, इस तरह से कोई भी उदाहरण दे दिया जाए और उसमें आपसे पूछा जाए निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है, और अगर वहां पर परि इस तरह से ऑप्शन हो जहां पर दीर्घ ई हो, तो निश्चित रूप से ये है कि इस तरह का कोई उपसर्ग संस्कृत में होता ही नहीं है। तो आप इन 22 उपसर्गों को 2 बार 3 बार 4 बार लगातार बोल बोल कर याद करने का प्रयास कीजिए। 5 का 6 का जितने भी जोड़े आपको सही लगते हैं, जिस भी प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं, आप इनको सबसे पहले याद कर लीजिए। देखिए सेकंड ग्रेड आरपीएससी का जो सिलेबस है उसमें 17 उपसर्ग आपके सिलेबस में है, तो 5 उपसर्गों को छोड़ना मैंने उचित नहीं समझा। यहाँ पर हम सभी 22 उपसर्गों के अर्थ देखेंगे और किस तरह से वो धातु के साथ मिलकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, तो उस संबंध में 1-2-3 उदाहरण भी देखेंगे। अब एक तो बात उपसर्ग के संबंध में ये है कि इनकी गति संज्ञा होती है। दूसरी बात तो ये आपको निश्चित रूप से पता होगा कि धातु से पूर्व ही इनका प्रयोग होता है। हालांकि वैदिक संस्कृत में उपसर्ग मध्य में भी प्रयुक्त होते थे शब्दों के और बाद में भी प्रयुक्त होते थे, लेकिन वर्तमान काल में जो लौकिक संस्कृत प्रचलित है उसमें उपसर्गों का प्रयोग पूर्व में ही किया जाता है, और ये ही इनकी परिभाषा सामान्यतः आजकल प्रचलित हो गई है कि ऐसे शब्दांश जो
शब्द से पूर्व जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। एक बात हमने संधि के विषय में भी पढ़ी थी और यहाँ पुनः उसका अध्ययन हम कर रहे हैं कि धातु और उपसर्ग इनके मध्य संधि का कार्य नित्य होता है। जैसे हमने पढ़ा था संहिता नित्या एक पदे, इस तरह का एक कारिका का अध्ययन हमने किया था संहिता के विषय में। तो वहां पर था नित्या धातु उपसर्गयो, जहां पर भी धातु और उपसर्ग का कार्य होता है, धातु और उपसर्ग के मध्य कार्य होता है, धातु और उपसर्ग को मिलाया जाता है, वहां पर संधि का कार्य नित्य रूप से होता है। अब कहीं कहीं ये जो उपसर्ग हैं ये धातु के अर्थ को पूर्णतः परिवर्तित कर देते हैं। अब कुछ इनका सामान्य अर्थ भी होता है, जैसे प्र का प्रकृष्टता से बढ़कर ऊंचा अधिक इस तरह का अर्थ लिया जाता है, लेकिन कई बार ये किसी धातु के साथ मिलकर एकदम अलग अर्थ भी दे देते हैं। तो आप उपसर्ग का बिल्कुल ये ही अर्थ होता है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग धातु के साथ मिलकर उनके मौलिक अर्थ में परिवर्तन उपसर्ग करते हैं। तो कुछ धातुओं के साथ मिलकर ये इनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और कुछ इस तरह के उपसर्ग होते हैं जो केवल धातु के अर्थ को पोषित करने का कार्य करते हैं, अर्थात जो अर्थ धातु कह रही है बस उसी को थोड़ा बढ़ाकर कह देते हैं। जैसे सु उपसर्ग है, जब उसको शोभते पद के साथ लगाया जाता है तो पद बनता है सुशोभते। तो शोभित होना और अच्छी तरह से शोभित होना, तो यहाँ पर अर्थ शोभित होना अर्थ परिवर्तित नहीं हुआ, यहाँ पर केवल उसकी उत्कृष्टता बढ़ गई कि अच्छी तरह से शोभित होना, इस प्रकार से। और जैसे प्र है, प्र उपसर्ग है, उसको अगर ह्री धातु के साथ लगाकर प्रहार शब्द बनाते हैं तो ह्री धातु का वस्तुतः तात्पर्य होता है ले जाना, खींचना, ले जाना, इस तरह का अर्थ ह्री धातु देती है। लेकिन जब प्र उपसर्ग उसमें लगा दिया जाता है तो प्रहार का तात्पर्य हो जाता है किसी पर आघात करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, प्रहार। तो उपसर्ग कहीं कहीं धातु के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। धातु के अर्थ को परिवर्तित तो करते ही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वो उसको पूर्णतः परिवर्तित कर देते हैं और कहीं कहीं पर केवल वो धातु के अर्थ को पोषित कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। अब हम उपसर्गों के अर्थ देखेंगे, सामान्यतः किसी उपसर्ग का क्या अर्थ होता है और फिर उनके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो सबसे पहले है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग का सामान्य अर्थ होता है उत्तम, प्रकृष्ट, उत्कृष्ट। तो इन सब का एक ही तात्पर्य है, उत्तमता के अर्थ में प्र उपसर्ग लगाया जाता है। जब किसी चीज को अधिक बढ़ाकर बताना हो, असीमित कोई चीज हो या प्रगत हो, निकल गई हो, इस अर्थ में प्र उपसर्ग लगाया जाता है। जैसे नम धातु से प्र उपसर्ग लगाकर पद बनता है प्रणमति। तो यहाँ पर देखिए नम का तात्पर्य होता है नमस्कार करना और प्र लगा देता है तो उसमें उत्कृष्टता आ जाती है, प्रणाम करना है तो उत्कृष्ट रूप से किसी को नमस्कार करना। प्रवहति, जब वह धातु में प्र लगा दिया जाता है, प्रवहति का तात्पर्य हो जाता है श्रेष्ठ तरीके से बहता है। प्रकरोति, अच्छे तरीके से करता है, उत्तम तरीके से करता है। प्रभवति, उत्पन्न होता है, इस तरह से। दूसरा उपसर्ग है परा। उसका सामान्य अर्थ होता है निषेध अर्थ में भी परा उपसर्ग लगता है, विपरीत अर्थ में, विरोध अर्थ में, पृथक, अनंतर, इन सभी अर्थों में परा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे परा करोति, किसी का बुरा करता है तो उस अर्थ में होता है पराकरति। पराभवति, हरा देता है किसी को। पराजयते, पराजित होना। तो इस प्रकार परा उपसर्ग का प्रयोग करके अलग अलग धातुओं से अलग अलग तरीके के अर्थ निकलते हैं। तो आपको उपसर्ग से देखिए प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं, या तो आपको कोई पद देकर उसमें उपसर्ग पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो वो एक तरीके से सामान्य और सरल प्रश्न होते हैं। जैसे पराजयते आपको दे दिया तो आप सामान्य रूप से बता सकते हैं कि इसमें परा उपसर्ग है। दूसरे तरीके का प्रश्न ये आता है कि इस तरह से कह दिया जाता है कि जय धातु में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका तात्पर्य हो जाएगा पराजित होना। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तीसरे प्रश्न आते हैं कि अपपूर्वक री धातु करके जब पद बनाया जाता है अपहरती, तो उसका क्या तात्पर्य होता है। तो कुल मिलाकर आपको उपसर्ग युक्त धातुओं का अधिक से अधिक रिवीजन करना है, अध्ययन करना है, जिससे अगर कोई शब्द ऐसा है जिसे आप
सामान्य रूप से उसका अर्थ नहीं समझ पाते तो आप बार बार शब्दों को पढ़िए, तो आपको स्वतः ही उनका अर्थ समझ आ जाएगा। चलते हैं तीसरे उपसर्ग की ओर। तीसरा उपसर्ग है अप। अप का सामान्य अर्थ होता है कम, न्यून, हीनता, हानि पहुंचाना और अलग होना। इन सभी अर्थों में अप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ह्री धातु से अपहरति, तो इसका एकदम ही अलग अर्थ हो जाता है और अपहरति का तात्पर्य होता है अपहरण करना। अपकरोति न्यूनता से करता है, अच्छी तरीके से नहीं करता, तो वहां पर अपकरोति या अपकरोति से अपकार करना अर्थ भी ले सकते हैं, किसी का अपकार करना। अपाकरोति, अप और आ ये दो उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अपाकरोति शब्द बनता है, उसका तात्पर्य होता है दूर करता है। इसी प्रकार व्यय शब्द में अप जब उपसर्ग लगता है तो पद बनता है अपव्यय, अधिक व्यय करना। तो देखिए, वैसे तो सामान्यतः अप न्यून अर्थ बताता है, लेकिन जब व्यय में अप लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है अधिक व्यय करना। तो इसलिए आप उपसर्गों को एक सटीक अर्थ नहीं दे सकते, धातुओं के साथ लगकर वो एक अलग ही अर्थ बताने लग जाते हैं। चौथा है सम उपसर्ग, जिसका सामान्य अर्थ होता है अच्छा, सुष्ठु, उचित, संयुक्त और साथ। इन अर्थों में सम उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे पठ धातु से सम उपसर्ग लगाकर पद बनता है संपठति, उसका तात्पर्य होता है अच्छी प्रकार से पढ़ता है। संभवति संभावना है, संभवती का तात्पर्य ये भी हो सकता है, या संभवती अच्छी प्रकार से उत्पन्न होता है। संहरति अच्छी प्रकार से लाता है। संपश्यति अच्छी प्रकार से देखता है। तो इस तरह के सभी अर्थ सम उपसर्ग देता है। पांचवा है अनुपसर्ग, जिसका तात्पर्य बाद, पीछे, क्रम से या अनुकरण अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे गम धातु से पद बनता है अनुगच्छति, पीछे पीछे चलता है, बाद में चलता है। अनुपश्यति पीछे देखता है। अनुसरति अनुसरण करता है। इस तरह से छठा उपसर्ग है अव, उसका तात्पर्य होता है नीचे, दूर करना, अपमान करना, समझना। इन सभी अर्थों में अव उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो जैसे गम धातु से जब अव उपसर्ग होता है तो पद बनता है अवगच्छति, और अवगच्छति का तात्पर्य होता है समझता है। इसी प्रकार ची धातु से अवचिनोति, इस प्रकार से पद बनता है। अवचिनोति का तात्पर्य है चुनता है अच्छी प्रकार से। अवलोक्यति देखता है, इस प्रकार। अगला है निस उपसर्ग। तो निस उपसर्ग निकलना अर्थ में होता है, दूर रहना अर्थ में होता है। किसी चीज के अभाव के अर्थ को बताने के लिए निस उपसर्ग होता है। मनाही जहां पर हो, निषेध जहां पर हो, वहां पर निस उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे सर श्री धातु से निस उपसर्ग करके पद बनता है निस्सरति। निस्सरति का तात्पर्य होता है निकलती, निकलता है। इसी प्रकार निस्पूर्वक गम धातु से पद बनता है निर्गच्छति, तो उसका तात्पर्य होता है निकल जाता है। अगला है निर। तो निर में भी लगभग वही अर्थ होते हैं, निकलना, अभाव, मनाही, निषेध, बिना, दूर हटना। इस प्रकार के अर्थ निर उपसर्ग के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो जैसे निर्गच्छति निकल जाता है। निर्विघ्नः विघ्नों के बिना, जहां पर विघ्नों का अभाव हो वो निर्विघ्न होता है। निर्धनः धन के बिना, धन का अभाव। इस तरह से अगला उपसर्ग है दुस। दुस बुरा अर्थ में होता है, कठिन अर्थ में होता है। दुष्कर कोई कार्य है तो वहां पर दुस उपसर्ग का प्रयोग होता है। हीन अर्थ में होता है। जैसे क्री धातु से दुस उपसर्ग करके पद बनता है दुष्करोति, बुरी तरह से करता है। तो अच्छे तरीके से बुरे तरीके से करने में, या फिर दुष्कर जो मुश्किल कार्य होता है उसको करने में पद प्रयुक्त होता है दुष्करोति। दुस्सहते जो अत्यधिक दुस्सहनीय है, कठिन है सहने में, दुस्सहते। दुस्साध्य जो कठिन साध्य है उसको दुस्साध्य कहा जाता है। अगला है दुर। तो दुर भी लगभग वही अर्थ देता है। देखिए स में भी स का सजुषोरु से रुत हो जाता है, तो वहां पर भी दुर ही हो जाता है ज्यादातर शब्दों में। तो दुष और दुर, इनमें आप ज्यादा कोई अंतर नहीं कर सकते। पीछे के जो उनके बाद आने वाले पद हैं उस पर निर्भर करता है कि वो दुष है कि दुर है मूलतः।
तो इनमें कोई खास दिक्कत नहीं है। अगर कभी दुस या दुर से संबंधित, या तो देखिए सीधा इस तरह से आए कि दुराचरती, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, तो आप फिर दुर लिखेंगे। दुष्करोति, तो इनमें आप दुष और दुर दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी हो सकता है। उसमें बहुत सारे कार्य होकर, जैसे स सजुषोरु, फिर उससे खरव सानियो विसर्जनीय से विसर्ग हो जाता है, पुनः विसर्जनीय से सह से स हो जाता है। उसके बाद अगर सकार परे हो तो श हो जाता है। तो इस सारे विधान करके इस तरह के लगभग एक जैसे ही रूप इनमें बनते हैं। तो दुर के उदाहरण देखते हैं। जैसे दुर और आपूर्वक चर धातु से पद बनता है दुराचरती, दुराचरण करता है। दुर्भाषते, बुरा बोलता है। दुर्गति, बुरी गति, इस तरह से। अगला है वि उपसर्ग। वि उपसर्ग विशेष अर्थ में होता है, रहित अर्थ में होता है, विपरीत, विभिन्न, रहित इत्यादि अर्थों में होता है। तो जैसे विपूर्वक री धातु से पद बनता है विहरती, विहार करता है, विचरण करता है। विकसती, खिलता है, जैसे कमल विकसती, कमल खिलता है, इस अर्थ में होता है। विस्मरती, भूल जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्मृ धातु के साथ जब वि उपसर्ग लगता है तो बिल्कुल अलग अर्थ देता है। विस्मरण अर्थ में, भूल जाना अर्थ देता है। अगला उपसर्ग है आंग। आंग में ये जो ग है इसकी इत संज्ञा होकर आ ही आपको शब्दों के आगे दिखाई देगा। तो इससे बने हुए जो शब्द होंगे उसके पूर्व में आपको आ दिखाई देगा। ये तक अर्थ में होता है। मर्यादा, तक का तात्पर्य आप मर्यादा से ले सकते हैं कि इस सीमा तक। तो मर्यादा अर्थ में आंग होता है। चारों ओर अर्थ में होता है। संपूर्ण अर्थ में भी होता है और कई बार स्वल्प अर्थ में भी होता है। इसके अतिरिक्त विपरीत और सीमा जहां पर बतानी हो उनमें भी आ उपसर्ग होता है। जैसे गम धातु से आगच्छति, आता है, विपरीत हो गया ना। गम, गम का तात्पर्य होता है जाता है, और जब आ लगा देंगे तो हो जाएगा आता है। आहरती, लेकर आता है। आनयति, लाता है, इस प्रकार से। अगला है नी। नी उपसर्ग नीचे अर्थ में होता है, निश्चित अर्थ में होता है, हटना, निषेध और अंदर, इन सभी अर्थों में नी उपसर्ग होता है। जैसे नी पूर्वक व्री धातु से पद बनता है निवार्यति। निवार्यति का तात्पर्य है रोकता है। निवसति, निवास करता है। निकरोति, नीचे करता है, इस प्रकार से। अधि उपसर्ग के सामान्य अर्थ होते हैं अधिक, अधिकार, प्रधानता जहां पर हो वहां पर, ऊपरी भाव जहां पर हो वहां पर भी अधि उपसर्ग का प्रयोग होता है। प्राप्त करना में भी कई बार अधि उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो जैसे अधि पूर्वक जब गम धातु से पद बनता है अधिगच्छति, तो उसका तात्पर्य होता है प्राप्त करता है। अधिपूर्वक आस धातु से अध्यास्ते, ऊपर बैठता है। अधितिष्ठति, ऊपर बैठता है। इस प्रकार के पद यहाँ पर बनते हैं। अगला है अपि। अपि भी अर्थ देता है, समीप अर्थ देता है। कई बार छिपना और ढकना अर्थ भी अभी उपसर्ग के द्वारा दिया जाता है। तो अपि केवल अव्यय नहीं है। देखिए अव्यय ये सारे हैं, लेकिन जब ये धातुओं के साथ जुड़ जाते हैं तो ये उपसर्ग हो जाते हैं। तो अपि भी उपसर्ग होता है, आप याद रखिए। तो वो अपि जो है वो भी, समीप, ढकना इत्यादि अर्थ देता है। जैसे अप्यस्ति, ये भी है, इस अर्थ में होता है। अपि ददाति, जब दा धातु के साथ, धा धातु के साथ पद बनता है अपि उपसर्ग पूर्वक, तो पद बनता है अपि ददाति, उसका तात्पर्य होता है ढकता है। अगला है अति। अति उपसर्ग अतिशय अर्थ में होता है, अर्थात बढ़कर, किसी चीज का अतिशय बताना हो, उसकी श्रेष्ठता बतानी हो, किसी चीज को बढ़कर बताना हो, तो वहां पर अति उपसर्ग होता है। अधिक, उत्कृष्टता, उत्कर्ष, वही बात है, उन सभी अर्थों में अति उपसर्ग होता है। तो जैसे अति और आपूर्वक चर धातु से अत्याचरती, तो इसका बिल्कुल अलग अर्थ हो जाता है। अत्याचरती का तात्पर्य है अत्याचार करता है। अत्यंतः, अति अंतः, जो एकदम बढ़कर है, जिसमें अतिशयता दिखाई गई है, उस अर्थ में अत्यंतः। अतिक्रमति, अतिक्रमण करता है, उससे बढ़कर, किसी चीज से अतिक्रमित कर देता है, उस चीज से बढ़कर किसी कार्य को कर देता है, इस प्रकार से। अगला है सु। सु जो उपसर्ग है वो सुष्ठु अर्थ देता है, अर्थात अच्छा, उचित, बहुत अधिक, सुंदर, श्रेष्ठ इत्यादि अर्थ सु उपसर्ग देता है। तो जैसे शोभ धातु से सु
हो जाता है तो पद बनता है सुशोभते, अच्छी प्रकार से शोभित होता है। इसी प्रकार सुस्तुतम, अच्छी प्रकार से स्तुति किया गया। सुपूजितम, अच्छी प्रकार से पूजा किया गया। तो एक तरह से सुंदर, अच्छा, श्रेष्ठ, ये अर्थ सु उपसर्ग देता है। अगला है उत। उत उपसर्ग का सामान्य अर्थ होता है ऊपर, ऊंचा या बाहर निकलना। तो जैसे तिष्ठ धातु से जब उत उपसर्ग होता है तो पद बनता है उत्तिष्ठति, उठता है। उद्भवती, उद्भवती का मतलब है उत्पन्न होता है, उद्भव होता है। उत्थाय, उठकर, इस प्रकार से। अगला है अभि। अभि समीप अर्थ में होता है, समक्ष या सामने अगर कोई चीज है तो उसके लिए अभि उपसर्ग का प्रयोग होता है। तरफ अर्थ में होता है, श्रेष्ठ में भी अभि उपसर्ग का प्रयोग होता है। इस ओर, ये जो ओर का अर्थ है उसमें भी अभि उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो जैसे अभिगच्छति, उसकी ओर जाता है, इस अर्थ में अभि उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अभिनयति, अभिनय करता है। अगर नी धातु से अभि उपसर्ग लगाकर पद बनाया जाता है अभिनयति, तो उसका एकदम अलग अर्थ हो जाता है अभिनय करता है। अभिनिविशते, अभि और नी पूर्वक विश धातु से पद बनता है अभिनिविशते, मन लगता है, इस प्रकार। अगला है प्रति। प्रति विपरीत अर्थ में होता है, प्रत्येक अर्थ में, जहां पर एक एक का अर्थ बताना हो वहां पर प्रति होता है। परिवर्तन अर्थ में भी प्रति उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो जैसे प्रतिवदति, मतलब उत्तर देता है, प्रतिवाद करता है या उल्टा बोलता है, पलटकर उसको बोलता है, तो इस अर्थ में प्रति उपसर्ग यहाँ पर होता है। प्रत्युत्तर देना, किसी को उलटकर जवाब देना, उल्टा जवाब देना, तो इस अर्थ में होता है। प्रत्येकः, प्रति एकः, एक एक, प्रत्येक अर्थ में यहाँ पर प्रति उपसर्ग होता है। अगला है परि। परि समीप अर्थ में होता है, चारों ओर अर्थ में भी परि उपसर्ग होता है। तो जैसे परिक्रमयति, परिक्रमा करता है। परिचरति, परिचर्या करता है, सेवा करता है। और हस में परिहसति, परिहास करता है, किसी का मजाक उड़ाता है। तो इस प्रकार से परि पूर्वक शब्द बनते हैं। और अंतिम है उप। उप समीप अर्थ में होता है, पास अर्थ में होता है। किसी की स्तुति में भी उपसर्ग का प्रयोग होता है। छोटा अगर किसी को बताना हो तो वहां पर, जैसे उपाध्यक्ष, तो छोटा या द्वितीय किसी को बताना हो तो वहां पर भी उप उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपगच्छति, समीप जाता है। उपनयति, समीप लाता है। उपहरति, उपहार देता है। इस प्रकार के अर्थों में उप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो आपको उपसर्गों का सामान्य अर्थ पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रमुख प्रमुख जो शब्द हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके विषय में उनके अर्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे विहार, संहार, ये बहुत ही प्रसिद्ध पद हैं जिनके बारे में बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उपसर्ग से संबंधित जो पद हैं उनका बार बार उनको पढ़िए, और उनके अर्थ अगर आपको नहीं आते हैं तो उनको भी देखिए, जिससे आपको ये अच्छी तरीके से आपके क्लियर हो जाएं और उपसर्ग से संबंधित आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो। क्योंकि देखिए ये छोटे छोटे आपको विषय लगेंगे, जैसे अव्यय है, उपसर्ग है, छोटे छोटे आपको लगते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सिलेक्शन में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। क्योंकि इनको अगर आपने हल्के में ले दिया, छोड़ दिया इनको, और इस तरह का प्रश्न आ गया कि अगर आप उसको थोड़ा सा रिवाइज करके चले जाते, थोड़ा सा अच्छे से विषय को पढ़कर चले जाते, तो आपके 4 प्रश्न सही हो सकते थे। और अगर आपने सोचा कि ये तो बहुत आसान है, मैं कर दूंगा, प्र उपसर्ग का क्या है, ऐसा सोचकर अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, इसको हल्के में ले लेते हैं, और मान लीजिए आपके 3-4 प्रश्न इसकी वजह से गलत हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो अशुद्धि संशोधन से संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी इनसे संबंधित हो सकते हैं। दूसरे, संस्कृत अनुवाद से संबंधित भी प्रश्न में ये विषय महत्वपूर्ण है कि आपको सही उपसर्ग लगाना अगर आता है धातुओं में तो आप सही अनुवाद कर पाएंगे। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण विषय हैं। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो संभावना है कि आपके 3-4 प्रश्न बिना मतलब ही गलत हो जाएं परीक्षा में, और सिलेक्शन में 3-4 प्रश्न ही आपको सिलेक्शन करवा सकते हैं या आपको उससे पीछे रख सकते हैं। तो जितने भी विषय आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, एक को भी हल्के में ना लें, एक एक विषय को समान रूप से पढ़ते चलें, उसका रिवीजन समय समय पर करते चलें। तो आशा है
आपको ये विषय यहाँ पर समझ आया होगा। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो बात भी आपको समझ आई होगी। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।